जय हिंद। चलते हैं इस वीडियो में। आज देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पॉलिटिकल से भारतीय संसद। भारतीय संसद से इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पॉलिटी का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। वहाँ से इस वीडियो के पार्ट 4 जो वीडियो है भारतीय संसद, इस वीडियो के लिंक में ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहाँ से जाकर उस तीनों वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं इसके आगे क्या क्वेश्चन है, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। आगे देखिए, अगर ससराम शॉर्ट एंड क्लास के परिवार से जुड़ना चाहते हैं और इससे बहुत सारे प्रमुख क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से जानना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े। तो इससे और अच्छे से अच्छे आप लोग के पास वीडियो शेयर करें ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है। सॉलिसिटर जनरल, यहाँ पे आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे आंसर होगा, ऑप्शन सामने है, देख लीजिए। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? तुषार मेहता, डी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वर्तमान में है, ये वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। डी, उपरोक्त तीनों, यानी राष्ट्रपति भी होते हैं, राज्यसभा भी और लोकसभा भी। उपरोक्त क्या होगा? सभी। आगे चलते हैं। संसद बनाती है, संसद जो है बनती है किस तरह से? तो संसद के दोनों सदनों से नहीं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। संसद के दोनों सदनों से नहीं, संसद के दोनों सदन या निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों से नहीं, संसद के दोनों सदन या सदन के सभापति से नहीं। क्या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा? आंसर डी। आगे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, बन सकता है कि भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका आंसर क्या? उपयुक्त में से सभी। चलिए, ये इस व्याख्या के अनुसार उपयुक्त प्रश्न में से व्याख्या दिया गया है, तो पूछ सकता है ये क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी। आगे है 4 नंबर, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि संसद के किसी भी सदन की अंतिम बैठक एवं उसी सदन के प्रथम बैठक के बीच अधिकतम समयांतराल कितना हो सकता है। समयांतराल, जो समय का अंतराल होता है, कितना हो सकता है। चलिए क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, इसका आंसर लगाइए। इसका आंसर क्या होगा? डी, 6 माह। क्या होगा? 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में कितनी बार बुलाया जाता है। आंसर लगाइए। ए, 2 बार। क्या होगा? ए, 2 बार। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 85 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का समय अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। एक वर्ष में 2 बार सत्र बुलाया जा सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम, जिसको बोला जाता है ए, 1/10 भाग, जो कि अनुच्छेद 103 में के अनुसार सदन के कुल सदस्यों की संख्या 1/10 भाग होता है, जो कि वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए यह, जिसको बोला गया है यहाँ पे क्या, गणपूर्ति की आवश्यकता होती है, जो कि यह 10वां भाग का है। आगे क्वेश्चन चलते हैं।
भारतीय संसद के निम्न सदन में विरोधी दल के नेता हैं। भारतीय संसद के निम्न सदन में विरोधी दल के नेता हैं। आंसर लगाइए। देखिए, अधीर रंजन चौधरी। वर्तमान में भारतीय संसद के निम्न सदन में विरोधी दल कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी। वर्तमान में क्या है? रंजन चौधरी। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे 8 नंबर है कि भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ये देखिए, यहाँ पे 4 दिया हुआ है और इसका आंसर अलग निकलेगा। तो 4 में कितना होगा उसको अब सही से कथन पे विचार करें। पहला दिया हुआ है कि राजनीतिक दलों के निबंधन के व्यवस्था जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दी गई है। उसके बाद आगे बोल रहा है कि राजनीतिक दलों का निबंधन चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। आगे तीसरा नंबर है कि 4 या 4 से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल ही राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल माने जाते हैं। चौथा बोल रहा है कि 1999 के सार्वजनिक चुनाव के समय में चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय एवं 48 राज्य स्तर के दल होते थे। इनमें से बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा। तो इसका देखिए, आर्टिकल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29(1) में 29 क या ए में निर्वाचित आयोग द्वारा जो राजनीतिक दल के पंजीकरण की व्यवस्था है, वहां से 4 या 4 से अधिक राज्यों की मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल वहां से माने जाते हैं, जो कि वर्ष 1999 में एक आम चुनाव के समय वहां के आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 7 राष्ट्रीय दल और 40 राष्ट्रीय स्तर के दल थे, जो कि चुनाव आयोग के अनुसार अप्रैल माह 2004 में देश के 6 राष्ट्रीय दलों समेत जो कि 1768 राजनीतिक पार्टी थी, इनमें 25 राज्य स्तरीय दल थे, जिसमें शेष पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल थे, जो कि बोला जा रहा है कि इसके अनुसार जो अभी हम इसका विश्लेषण दिए उसके अनुसार इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन के देखिए, ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, क्या इसमें कोई है ऑप्शन? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बोल दिए हैं कि कोई विकल्प सही नहीं है, यानी में से चारों दिया हुआ है, 4 में से कोई नहीं होगा। चलिए, इसका आंसर कोई नहीं निकल पाएगा, जो कि हम इसका विश्लेषण कर दिए कि क्या ये है। चलिए, आगे है कि लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीट प्राप्त करनी होती है? 10%। आंसर क्या होगा? 10%। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। आंसर लगाइए। सी, यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई है, जो कि यहाँ पर आगे चलते हैं। देखिए, वर्तमान समय में 7 राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं और बहुजन समाज पार्टी हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी तथा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है राष्ट्रीय राजनीतिक के दल हैं। कितने? तो 7। चलिए, आगे की ओर क्वेश्चन की चलते हैं। 11 नंबर, दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्नों को पूछने एवं उत्तर देने में लगाए जाते हैं, जिसे जाना जाता है। चलिए, आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? प्रश्नकाल। इसका आंसर प्रश्नकाल। हाँ, प्रश्नकाल। आगे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए किसी भी एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए कह सकता है। यह व्यवस्था जानी जाती है। कहाँ से जानी जाती है? तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? शिष्टाचार। क्या हुआ इसका आंसर? ए, शिष्टाचार। आगे है कि क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि शून्यकाल।
क्वेश्चन 13 कह रहा है कि शून्यकाल, ध्यान दीजिएगा, शून्यकाल क्या होता है या शून्यकाल क्या है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई। तो शून्यकाल क्या है, तो शून्यकाल एक, यहाँ पे आंसर सी होगा, जब सदन में सामाजिक महत्व के मामलों पर अध्यक्ष के पूर्णानुमति के बिना विचार होता है। आंसर क्या हुआ, सी। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान क्या है। आंसर होगा ए शून्यकाल, ए शून्यकाल। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कुछ इसमें बोला जा रहा है विश्लेषण, जैसे कि जो प्रजातंत्र के संसदीय कार्य प्रणाली भारत द्वारा एक शून्यकाल की व्यवस्था शुरू किया गया था, जो कि यह अनौपचारिक रूप से लोकहित में सामाजिक महत्व के विषय को बिना सदन के अध्यक्ष के पुनरावृत्ति के सदन के पटल पर रखकर चर्चा हुआ। जब चर्चा हुआ तो इसके बाद संसदीय परिपाटी के रूप में स्वीकार कर लिया गया। जब स्वीकार कर लिया गया तो एक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1960 के दशक में प्रेस किया गया तो उस समय बोला गया कि दोनों सदनों में प्रश्नकाल के पश्चात 1 घंटा का शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। तो उस टाइम से ही 1960 के ही दशक से वहाँ पे प्रश्नकाल के पश्चात 1 घंटा का शून्यकाल माना जाता है। आगे क्वेश्चन है 15 की ओर, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता है। चलिए इसका आंसर, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता अभी वर्तमान में कौन है। इसका आंसर GS ढिल्लों। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2002 में जीवी मावलंकर थे प्रथम प्रवक्ता, जो कि उसका कार्यकाल प्रथम लोकसभा प्रवक्ता या अध्यक्ष जी मावलंकर थे, लेकिन उसका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक था। लेकिन वर्तमान में GS ढिल्लों हैं। चलिए, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल, जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, स्पीकर, सी। इसका आंसर क्या होगा, सी स्पीकर। चलिए 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन, भारत की संचित निधि पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यय लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है चार यहाँ पे दिया हुआ है इसका निष्कर्षण, और इसका आंसर अलग होगा। तो इसका आंसर निकालिए, इनमें से सभी होंगे। लोकसभा के चेयरमैन के भत्ते, ऋण वृद्धि तथा सेवा एवं ऋण मुक्ति से संबंधित खर्च, उच्च न्यायालय के जजों के पेंशन, किसी भी न्यायालय विवेचना के पुरस्कार के भुगतान के लिए भी कोई आवश्यक धन। उसी प्रकार यहाँ पे 5 नंबर में भी सही होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या निकला, तो इसका आंसर डी निकला। इसका आंसर डी निकला। डी में 1 2 3 4 5 यानी सभी। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18, निम्नलिखित में से कौन भारत के कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण करता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत के कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण कौन करता है। इसका आंसर भी, भारत के नियंत्रक एवं महालेख। आगे क्वेश्चन की ओर, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर 19 नंबर में, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका निर्णय कौन करता है, आंसर लगाइए। या क्वेश्चन एक और बन सकता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन बताता है। तो इसका आंसर लोकसभा होगा। कौन, तो लोकसभा, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 110(3) अनुच्छेद 110(3) में यह बताया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर में बताया गया है कि बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है, लोकसभा। इसका आंसर क्या हुआ, ए लोकसभा।
जो कि बजट या वार्षिक वित्तीय का विवरण किस अनुच्छेद से, तो 112 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर में, जब न तो लोकसभा के, यहाँ लोकसभा है, लोकसभा के अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर क्या हुआ? ए, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22, जो कि यह जो अभी है 21 अनुच्छेद 95A के अनुसार बताया गया है। 22 नंबर, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु क्या है लोकसभा के निर्वाचन के लिए? 25 वर्ष। क्या है? 25, डी आंसर 25 वर्ष। अनुच्छेद 84 ख के अनुसार, 84 ख के अनुसार बताया गया है कि लोकसभा के निर्वाचन में प्रत्याशी होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है 23 में ही, यहाँ पे 23 में आगे चलते हैं, 23 में देख लेते हैं। 23 लोकसभा, यहाँ लोकसभा है, लोकसभा की अधिकतम सीटें, यहाँ पे सीटें हैं, लोकसभा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, लोकसभा की अधिकतम सीटें कितना है? तो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि लोकसभा के निश्चित की गई अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? एक क्वेश्चन और बन सकता है कि लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका आंसर निकालिए। 552। बी आंसर क्या होगा? 552। चलिए, आर्टिकल 81 क या 1 या ख में तथा ख में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा का जो गठन होता है राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन चुने जाने से 530 से अधिक नहीं होना चाहिए। चुनने के लिए 530 से अधिक नहीं होना चाहिए। वे लोग सदस्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, चूंकि अनुच्छेद 331 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला तो उस समय 2 व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत कर दिया गया। इस प्रकार लोकसभा के अधिकतम सीट 552, अधिकतम सीट 552 और निर्वाचित तथा दोनों मनोनीत सदस्यों के लिए 550 सीट निर्धारित किए गए, जिसमें वर्तमान में लोकसभा के अधिकतम सीट संख्या 545, लोकसभा के अधिकतम संख्या 545 हुआ, जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या जो निर्वाचित किए जाते हैं 543 दो होते हैं दोनों सदन को हटाकर। चलिए समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24, कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा? 24 का आंसर निकालिए। 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर 60 दिन के अंदर। चलिए, आर्टिकल 101(4) के अनुसार 25 नंबर, प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय संविधान में निर्धारित अर्हता के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? आंसर निकालिए। 25 वर्ष। ए, आंसर क्या होगा? ए। यह निर्धारित किया गया कि लोकसभा सदस्य के लिए अनुच्छेद 84 ख के अंतर्गत कि उनका न्यूनतम आयु 25 वर्ष के होना चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा मानी जाती है 25 वर्ष। आर्टिकल 84 ख में। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है 26, 81 वर्ष के आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे, तो इसका आंसर क्या होगा? मोरारजी देसाई।
मोरारजी देसाई, जो कि 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई थे, जो जिसका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 18 जुलाई 1979 तक था। 27 नंबर क्वेश्चन, लगातार 2 बार निर्वाचित निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 2 बार निर्वाचित, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। जवाहरलाल नेहरू, ए होगा आंसर, क्या होगा? ए, जो कि जवाहरलाल नेहरू 2 कार्यकालों में निर्वाचित हुए। पहला 1951 से 52, दूसरा 1956 से 57। आम चुनाव में लगातार 2 बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। 28 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसको चुनता है या मनोनीत करता है? देखिए इसका आंसर क्या होगा? सी, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं, जो कि अनुच्छेद में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 75 में बताया गया कि केवल यह प्रावधान था कि जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तो आर्टिकल 75 का प्रयोग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29, प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? नियुक्ति के द्वारा। सी आंसर, 29 का आंसर सी, जो कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, अनुच्छेद 75 क या 1 या ए। और जो कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। चलिए आगे 30 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री कार्यकाल। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल, इसका आंसर सी होगा कि निर्मित संसदीय कानून बनाकर की गई इनका कार्यकाल, कोई कार्यकाल नहीं है। चलिए आगे, संविधान में नहीं है वर्णन। 31 में है कि अगर, यहाँ टगर नहीं, अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ए। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 से संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। बी, केवल लोकसभा में। क्या होगा? तो केवल लोकसभा में। 33, किस पहली मशहूर हस्ती की लाभ के पद के मुद्दे पर राज्यसभा की सदस्यता छीन ली गई थी? जया बच्चन। क्या होगा? जया बच्चन, डी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 102 में वर्णन किया गया कि जो संसद सदस्यों के लिए निर्भरताओं को वर्णित करता है, उसके अनुसार लाभ के पद पर जो व्यक्ति आसीन होता है वह संसद सदस्य बनने के लिए आयोग होता है या आयोग होगा। उसी के अनुसार मशहूर फिल्म अदाकारा जया बच्चन, जो राज्यसभा सदस्य थी, को लाभ के पद का दोषी मानते हुए इनसे राज्यसभा की सदस्यता छीन ली गई थी। 34 नंबर, लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? तो इसका आंसर 1952। 34 का आंसर ए, 1952। 35, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसे ने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया था? लोकसभाओं में इसका आंसर क्या होगा? बी, पांचवी। जो कि 5वीं लोकसभा ने 5 वर्षों से अधिक 1971 से 77 तक कार्य किया। ऐसा 1975 से 77 के आपातकाल
तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा की अवधि बढ़ाकर 6 वर्ष किए जाने के कारण संभव हुआ था, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल पुनः उसको 5 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में 5 वर्ष के लिए कर दिया गया और 42वें में 6। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। 36 लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? सी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। यह क्वेश्चन बन सकता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। यह क्वेश्चन बन सकता है कि लोकसभा के कार्यकाल को कब 5 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आर्टिकल 85 के अनुसार बताया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होगा। किसके अनुसार? अनुच्छेद 85 के अनुसार। लेकिन बोला गया कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 83 के तहत बताया गया कि आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी जा सकती है। 37 का है कि लोकसभा में कोरम पूर्ति। ध्यान दीजिएगा, सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी निर्धारित की गई? इसका आंसर कुल सदस्यों की संख्या 1/10 भाग, डी आंसर, जो कि संविधान के अनुच्छेद 103 ग के प्रावधान के अनुसार बताया गया है कि संसद के प्रत्येक सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों का अधिवेशन या बैठक संचालित करने के लिए कोरम या गणपूर्ति हेतु एक न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों के 1/10 भाग निर्धारित की गई। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में संसदीय चुनाव नहीं हुए? 1997 बी। देखिए, वर्ष 1996, 98, 99 में भारत में संसदीय चुनाव हुआ, लेकिन 1997 में नहीं। 1997 में नहीं, ये हुआ था लेकिन इसमें नहीं। आगे है 39 नंबर, लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? बी, यहाँ उम्र है, डम्र नहीं। उम्र 30 वर्ष से कम न हो। चलिए इसका समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, जो कि अनुच्छेद 84 में बताया गया है कि संसद की सदस्यता हेतु आवश्यक योग्यता का प्रावधान किया जाए 84 के अनुसार, जो कि बताया गया कि लोकसभा की सदस्यता के लिए कोई व्यक्ति तभी आहरित होगा जब वह भारत का नागरिक हो और वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और वह पागल या कोई दिवालिया नहीं हो और कोई सरकारी लाभ के पद पर न हो, तो वह जो है लोकसभा के सदस्य के लिए मान्य है, जिसका न्यूनतम 30 वर्ष की आयु राज्यसभा की सदस्यता की आवश्यक अर्हता होती है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन बना 2। 40 नंबर में चलते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका आंसर ए होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। आगे है कि जब लोकसभा रद्द कर दी जाए तब अध्यक्ष पद कब रद्द कर दिया जाएगा? तो इसका आंसर डी होगा। ये सब बोल जाए कि कब रद्द कर दिया जाएगा, तो ये सब जो है
नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इनमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन यह होगा कि आर्टिकल 94 में बताया गया, व्यवस्था किया गया कि जब लोकसभा विघटित कर दी जाती है तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं होता है। वह विघटन के पश्चात होने पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की ठीक पूर्व तक अध्यक्ष बना रहता है। समझ में आ गया? चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 में कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? पर देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ चटर्जी। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो सोमनाथ चटर्जी। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। लोकसभा के अध्यक्ष अभी फिलहाल में जो है ओम बिरला हैं, लेकिन उस समय प्रश्न काल यानी उस समय कब, जब वहाँ पे जैसे कि 2004 में कौन थे? तो सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी। देखिए आगे, निम्नलिखित में से लोकसभा का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ओम बिरला। ओम बिरला। क्या होगा? ओम बिरला। चलिए आगे क्वेश्चन, 2010 में कौन थी? तो 2010 में मीरा कुमार, श्रीमती मीरा कुमार, जो कि श्री चलिए आगे चलते हैं। आगे है 44 में बताया गया कि भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? इसका आंसर डी होगा, लोकसभा सदस्यों के द्वारा, अनुच्छेद 93 के अनुसार। आगे है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 में है कि मंत्रिमंडल की बैठक, ये नहीं है बैठक, की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर प्रधानमंत्री। क्या होगा? प्रधानमंत्री। डी होगा। आंसर क्या होगा? डी। आर्टिकल 74 क के अनुसार बताया गया कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि मंत्रियों के काउंसिल ग्रुप तौर पर क्या जवाबदेही होता है? मंत्रियों के काउंसिल ग्रुप तौर पर कौन जवाबदेही होता है? तो इसका आंसर लोकसभा। क्या होगा? ए, लोकसभा। आर्टिकल 75 ए के अनुसार बताया गया कि मंत्रिपरिषद 75 3 के अनुसार, यानी होगा ग के अनुसार बताया गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है, जबकि व्यक्तिगत रूप से यह राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है। 47 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से भारतीय संघ तथा अमेरिकी संघ दोनों का सामान्य लक्षण कौन सा है? डी, संविधान की व्याख्या करने वाला संघीय सुप्रीम कोर्ट। आंसर क्या होगा? डी। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? या क्वेश्चन और पूछ सकता है कि राज्यसभा का चुनाव कितने वर्षों पर होता है? क्वेश्चन और बन सकता है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, क्यों? तो इसका पहले आंसर क्या हुआ? डी, 6 वर्ष। इसका आंसर क्या हुआ? 6 वर्ष। देखिए अनुच्छेद 83 में बताया गया के अनुसार वर्णन किया गया कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अपना कार्यकाल पूरा करके एक सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जो कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा की अवधि निश्चित नहीं की गई है। देखिए राज्यसभा के सदस्य की किया गया है, लेकिन राज्यसभा की अवधि निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन माना जाता है कि 6 वर्ष तक का रहे। आगे है 49 में क्वेश्चन चलते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने समय पर अवकाश प्राप्त करते हैं?
इसका आंसर निकालिए। इसका आंसर 2 वर्ष। क्या होगा? 2 वर्ष। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है 50। 50 में है कि वे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं होते थे? सी। इसका आंसर क्या होगा? 50 का सी, चरण सिंह, जो कि उसका कार्यकाल चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं हुए। कब? तो वो इनका कार्यकाल जो है 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। आगे क्वेश्चन 51 में है कि राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा एक अस्थाई निकाय होता है। इसका आंसर ए हुआ। यह क्वेश्चन पूछता है कि प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य कार्यनिवृत्त होते हैं? तो ये पता हो गया कि राज्यसभा एक अस्थाई निकाय है जो कि कभी विघटन नहीं होता है। इनके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अपना कार्यकाल पूरा करके पद मुक्त हो जाते हैं। आर्टिकल 83 क, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 83 क के अनुसार। आगे क्वेश्चन है 52। क्वेश्चन 52 में क्या दिया गया है कि राज्यसभा के लिए नामित या निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त। नरगिस दत्त। आगे क्वेश्चन है 53 नंबर में, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? 14 दिन के अंदर। 14 दिन के अंदर सी होगा। 53 का सी आंसर, जो कि 110 अनुच्छेद 110 में वर्णित किया गया है कि धन विधेयक को यानी धन विधेयक का परिभाषा 110 में अनुच्छेद में दिया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निश्चय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। 54 में चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? इसका आंसर डी होगा, संविधान संशोधन विधेयक। आर्टिकल 368 के अनुसार 368(2) यानी ख के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए। जो कि दोनों सदनों के बीच असहमति होती है तो संयुक्त बैठक के लिए कोई उपलब्धता नहीं किया जाता है। 55 में चलते हैं। निम्न में से कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? इसका आंसर क्या होगा? डी, संविधान संशोधन संबंधित बिल। इसका आंसर क्या हुआ? डी। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे है 56। निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? इसका आंसर बी होगा, राज्यसभा। आर्टिकल 64 के अनुसार बताया गया कि उपराष्ट्रपति जिसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं, लेकिन वह उच्च सदन अर्थात राज्यसभा का पदेन सभापति यानी अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का सभापति स्वयं उस सदन का सदस्य कभी नहीं होता है। तो इस निकल गया इसका आंसर। इसका आंसर बताएं हम 56 का बी, राज्यसभा। 57 में चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 85 आंसर हुआ सी। अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया कि बताया गया कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 85 में के अधीन राष्ट्रपति को लोकसभा का सत्र आहूत करने का, एक सत्रावसान करने का तथा लोकसभा को भंग तथा विघटित किए जाने की शक्ति प्राप्त की गई, जो कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर ही लोकसभा को भंग करता है।
आगे 58 नए राज्यों के निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार किसको है? इसका आंसर बी होगा संसद को। 58 का आंसर बी संसद को, जो आर्टिकल अनुच्छेद 3 में वर्णन किया गया है कि संसद को अधिकार प्रदान करता है कि वह विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण करे अथवा विद्यमान राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करे या कर सकते हैं। 59 है कि निर्णायक मत है। 59 निर्णायक मत है। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि सदन में स्पीकर अपने मताधिकार का प्रयोग कब कर सकता है? तो इसका आंसर क्या हुआ? डी, जब दोनों पक्ष सहमत हो तो निर्णायक मत होता है। जब दोनों पक्ष सहमत हो तो निर्णायक मत होता है। अनुच्छेद 100 क, ध्यान दीजिएगा, 100 क या 1 तथा अनुच्छेद 189 क या 1 के अनुसार क्रमशः संसद के दोनों सदनों, लोकसभा एवं राज्यसभा, दोनों पक्ष यानी लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष एवं सभापति और राज्य विधानमंडल में विधानसभा के अध्यक्ष एवं विधान परिषद के सभापति प्रथमतः किसी भी मामले में मतदान में भाग नहीं लेते, लेकिन दोनों सदन में दोनों पक्षों में मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत का प्रयोग किया जाता है। यदि क्वेश्चन पूछता है कि भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होती है, तो संसद के पास होती है। यदि क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है, तो विधानमंडल के द्वारा। आगे अगर क्वेश्चन पूछता है, देखिए क्वेश्चन ये अलग अलग यहाँ बता दे रहे हैं, कुछ निम्नलिखित क्वेश्चन है। देखिए यहाँ क्वेश्चन अगर बोल देता है किसका चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है, तो मुख्यमंत्री के द्वारा। अगर क्वेश्चन पूछता है भारत में दोपहर में प्रथम बार किसने बजट पेश किया, तो यशवंत सिन्हा। किसने? तो यशवंत सिन्हा, जो 1998 से 2002 तक वित्त मंत्री भी कौन थे, तो श्री यशवंत सिन्हा वाजपेयी सरकार में, बीजेपी वाजपेयी सरकार में 1998 से 2002 तक वित्त मंत्री रहे। इन्होंने बजट 1999 से 2000 के तौर पर दोपहर में पेश किया कि जब कि अन्य बजट शाम 5 बजे पेश किए गए। क्वेश्चन और पूछ सकता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं, तो सभी कैबिनेट के मंत्री होते हैं। सभी मंत्री सभी केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एवं प्रशासक होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, देखिए ये नहीं क्वेश्चन, हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत के संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई, तो ब्रिटेन से। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया। अगर क्वेश्चन पूछता है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। कौन आंसर होगा? प्रधानमंत्री। तो आई होप समझ में आ गया होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जितने भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है याद करते होंगे, प्रैक्टिस जरूर करते होंगे। तो बने रहें,
वीडियो को ज़रूर देखें। एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूट कर नहीं आएगा, इसको प्रैक्टिस करते रहें टॉपिक वाइज, जो कि अगले वीडियो पार्ट 4 तो अपलोड कर ही दिया जा रहा है। पार्ट 5 आएगा जो कि भारतीय न्यायपालिका से संबंधित क्वेश्चन होगा। अगला टॉपिक भारतीय न्यायपालिका से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो इस क्लास से विराम लेते हैं। यदि आप चैनल पे हैं, पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो ठीक है, यदि परिवार बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।